सबसे बड़ा महत्व है। उद्यमी ये चाहता है कि कम पारिश्रमिक देकर के वो अधिक काम ले और उससे अधिक लाभ अर्जन करे। इसलिए इस समस्या को हम जब तक समग्र रूप से सारे समाज का सहयोग लेकर के निदान नहीं करेंगे तो हमें इसके निराकरण में समस्या और अनुभव होगी। बाल श्रम की परिभाषा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? बाल परिवार की बाल श्रमिक की में जो 19 वर्ष की आयु के हैं, जो पढ़ने लिखने नहीं जाते और उद्यमों में काम करते हैं, ऐसे बालक बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। पूर्ण रूप से हम मेरे ख्याल से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम बाल श्रम की श्रेणी में शामिल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 14 वर्ष। हाँ। तो जो बच्चे 14 वर्ष के हैं वो काम कर रहे हैं, उसके पीछे उनका प्रशासनिक जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन कौन सी परिस्थितियां हैं कि वो काम करने को मजबूर होते हैं? देखिए, समाज की संरचना को ध्यान में रख करके इस बिंदु को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक परिवार का बच्चा जो किसी उद्यम में बालक के रूप में परिश्रम कर जाता है, उसमें उसके परिवार की स्थिति क्या हो सकती है, उसके माता पिता का शिक्षण स्तर क्या हो सकता है, उसके आस पड़ोस का वातावरण कैसा हो सकता है, और उसकी जो लगन, खुद की समाज के प्रति जो वातावरण में जिज्ञासा है कि वो उसको आगे क्या करना है, मेरा देश क्या है, समाज क्या है, जब तक ये चीजें उसके जहन में नहीं होगी तब तक इस तरीके से कुछ नहीं देखा जा सकता। ये सारे जो घटक हैं जो उस बाल श्रमिक को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप समाज के एक बहुत ही जिम्मेदार वर्ग को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज में व्यावसायिक संगठन के रूप में आज यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे ये चाहेंगे कि समाज का ऐसा कौन सा मजबूरी है या क्या कारण है कि बाल श्रमिकों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए माया जी, जहाँ तक बाल श्रमिक की समस्या है वो देश गरीबी के साथ जुड़ी हुई है। देश में जो गरीबी है उसके कारण जो जिस समाज से बचाते हैं तो उनके जब भोजन को खाने को नहीं मिलेगा, नेचुरली वो आके कहीं काम करेंगे और उनका काम जिस तरह से समाज में जो बेरोजगारी फैली है, जब उनके मदर फादर को काम नहीं मिलेगा तो वो काम कहीं भी कि गाँव के अंदर काम करते हैं या छोटे साइकिल वाले के यहाँ और दुकान पे काम करते हैं, तो वो इसलिए उनको काम करना पड़ता है। वास्तव यह है कि जब तक सरकार या तो उनके इस तरह की पढ़ाई की और उनकी भोजन की व्यवस्था करे, भोजन की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करती, तब ये श्रमिक कानून, बाल श्रमिक कानून जो है उनकी पालना कराना समाज से कम। क्योंकि जब श्रमिक कार्य कर रहा है, बाल में कार्य कर रहा है बच्चा, उसको जब खाने को ही नहीं मिलेगा, भोजन की व्यवस्था ही उसके पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे, तो उनके माता पिता वो नहीं पाए तो वो क्या करेगा? अगर ये व्यापारी ने उस बच्चे को उठा दिया तो वो जा सकता है समाज में, वो दूसरे गलत कार्य में भी जा सकता है, जेब काटने में लग सकता है, चोरी करने में हो सकता है। तो जब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी कि जो बच्चे कार्य क्यों कर रहे हैं और उनको दोबारा से पढ़ाई के लिए भोजन की व्यवस्था, ये सरकार का दायित्व है। सरकार अपना दायित्व तक नहीं निभाएगी के बाद श्रमिक समस्या। लेकिन एक बात मैं अभी मैं कहूँगा कि ऐसे कामों में जो जोखिमपूर्ण हैं, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खराब हैं, जो अन्यथा लोगों के लिए खराब हैं, ऐसे काम में बच्चों को लगाना बिल्कुल जुर्म है। और जो बच्चा पैदा हुआ है उसको सब अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, उसको वंचित करना ये बिल्कुल गलत है और उस पनिशेबल है और उसको दंड मिलना चाहिए। काम में लगाना, ऐसे उद्योगों में लगाना जिससे बच्चे को टीबी हो जाए, बच्चे का सारा शुरू से स्वास्थ्य खराब हो जाए, उस बच्चे को वही अधिकार है, ईश्वर ने बनाया है, उसको वही अधिकार दिए जिंदा रहने के लिए, तो हम उसको उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। खन्ना साहब ये जो कह रहे हैं कि बच्चे के बचपन के सारे जो उसके प्राकृतिक जो नैसर्गिक काम है, बचपन उसका नहीं खोए, ये संविधान की धारा में शामिल है। तो संविधान में ये अधिकार है, लेकिन फिर भी आज बच्चे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बाल श्रम समस्या कानून बनने से हल नहीं होगी जब तक सरकार उस बच्चे की शिक्षा की अनिवार्यता और उसकी शिक्षा अनिवार्यता के साथ में उस बच्चे की भोजन खाने की
अन्य आवश्यकता जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए अपना योगदान नहीं देगी। तो इसके लिए क्या कोई हमारे पास में योजना है कि हम बच्चे बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए उनको किस प्रकार से एक समेकित बाल विकास योजना के रूप में है योजना, और उनके पुनर्वास के कोई कार्यक्रम अगर हमारी सरकार के पास है तो वो किस प्रकार के हैं? जहाँ तक बाल श्रमिकों को पुनर्वास करने का प्रश्न है, इस विषय में सरकार अभी योजना तैयार कर रही है, वो सामने आएगी और उसकी क्रियान्विति की जाएगी। जहाँ तक उद्यमियों का सवाल है, जो उद्यमी ऐसे बाल श्रमिकों को नियोजित करते हैं, उनका दायित्व भी उस बाल श्रमिक के कल्याण की ओर देखने का दायित्व समाज का अंग होने के नाते बनता है। महिला एवं बाल विकास की योजना है, वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे राज्य में और पूरे देश में चल रही है। उसमें जो उसका उद्देश्य है, महिला बाल विकास में जो आंगन केंद्र है, उसमें 5 सेवाएं प्रमुख वहां पर प्रदान की जाती हैं। 5 गतिविधियां प्रमुखतः बालक और उसकी माता के स्वास्थ्य दृष्टिगत रखी गई है, जिसमें टीकाकरण है, संतुलित आहार है, माताओं का स्वच्छ प्रसव है और जलपात की जानकारी है, और छोटे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अक्षर ज्ञान और पढ़ाई का ज्ञान किया जाए। इसलिए ये बालक और महिलाएं वो होती हैं जो समाज के कमजोर वर्ग के जो बस्तियां हैं उनमें सर्वे करके उनका पंजीकरण किया जाता है और आंगनवाड़ी केंद्र पर इनको सेवाएं दी जाती हैं। जहां तक ऐसे बालों को रिहेबिलिटेशन का सवाल है, रिहेबिलिटेशन का इस योजना में कोई अलग से कोई योजना नहीं है, सिर्फ संतुलित आहार और अच्छे स्वास्थ्य की देने के लिए ही ये कार्यक्रम है। जो गरीब बच्चे हैं, ज्यादातर मजदूरों के बच्चे गरीब हुआ करते हैं क्योंकि उनकी आय के साधन बहुत कम हैं या उनके माता पिता कोई नौकरी नहीं करते। परंतु जो ये गरीब तबका है, ये औद्योगिक क्षेत्र में जो लेबर कॉलोनीज है वहां रहते हैं, वो कॉलोनीज बहुत दूर हैं, परंतु देखा गया है कि वहां उन बच्चों के पढ़ाने के लिए कोई स्कूल सरकारी स्तर पर प्रदान नहीं किए गए। इसके बारे में क्या हम कुछ विचार कर सकते हैं? जो शहरों में उनके पास जिस बस्तियां जो विकसित हो जाती हैं, वहां पर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आंगनवाड़ी का कार्यक्रम और शिक्षा केंद्र या औपचारिक शिक्षा केंद्र राज्य सरकार खोलती है। प्रश्न यह है कि इस संवर्ग के लोगों को अधिकतम और अच्छा लाभ, इस ओर में और ऐसा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे इन लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिल सके। खन्ना साहब, जैसे कि प्रसाद साहब तो कह रहे हैं कि सरकार इस ओर प्रयासरत है और गरीब तबके क्षेत्र में उनके शिक्षण, उनके स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं मुहैया करा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कानून हमारा ये कहता है कि 14 वर्ष से छोटे बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है, और विशेषकर जो जोखिम भरे क्षेत्र हैं जैसे कि पटाखे बनाने वाले उद्योग हैं या केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर तो बच्चों को काम पर लगाने से पूर्ण प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी ऐसे क्षेत्रों में हमारे बच्चे कार्यरत हैं। निश्चय ही हमारे कानून में कोई खामी है, हम उस खामी को दूर नहीं सकते। कानून तो कोई खामी है। मैं आपको इस बारे में पहले से बताऊं कि वर्ष 88 में ऐसा जब अनुभव किया गया कि हमारे यहाँ जो बारात का कार्य है उसमें भी बच्चों के लिए ये हानिकारक है। कई उसमें जो पाउडर निकलता है, धुआं निकलता है, वो धुआं उसके शरीर में जाता है और वो नुकसान करता है। तो इसको देखते हुए वर्ष 88 में एक परियोजना यहाँ जयपुर में प्रारंभ की गई, जिसमें 20 केंद्र स्कूल हमने खोले, जो एक एनजीओ के माध्यम से हमने खोले, और हमने उन बच्चों को वहाँ से हटाकर ये एक उस तरह की कार्रवाई थी जो कानूनी कार्रवाई से हट के एक जो समाज की जो जिम्मेदारी है, जो संविधान के तहत उनकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए, उसके तहत हम उन बच्चों को वहाँ से हटाकर और उसको मिलाए और उनको पढ़ाया। 3 साल में उन 8वीं पास कराकर उनको आगे 6ठी कक्षा में प्रवेश कराया। तो हमने इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे और बच्चे पिछले सन से लेकर आए हैं, और वो बच्चे हमने देखा है कोई 10वीं कोई 11वीं में आज पे और कार्य का प्रशिक्षण भी उनको मिला उस दौरान। कार्य नहीं दे रहे, उनको हमने वहां से हटा दिया है। इसी तरह हमने उदयपुर में एक परियोजना प्रारंभ की है जो अभी 96 में, वो भी परियोजना प्रारंभ चालू और इनका मूल्यांकन भी हुआ है और इनके अच्छे रिजल्ट्स आए। ये तो था पहले की भूमिका, लेकिन आज हमने जो बात चिन्हित किए हैं
उनके बारे में हम कोशिश हमारी ये है कि ये 20,000 रुपये उनसे वसूल किए जाएं, 5,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाए। इस 25,000 को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक फंड बना के उसमें जमा कराया जाए और उसके पैसे से उस बच्चे को अलग करके उसको शिक्षा से जोड़ा जाए, उसकी चिकित्सा के बारे में दिखाए, उसकी जांच की जाए और उसको न्यूट्रिशन प्रोग्राम से जोड़ा जाए और उसको उस श्रम से हटाया जाए जो खासकर जोखिमपूर्ण है। अगर वो गैर जोखिमपूर्ण काम में अगर उसका श्रमिक है तो हमारा ये प्रयास है कि उससे 4 से 6 घंटे से ज़्यादा उससे काम नहीं लिया जाए जो उसकी क्षमता नियमों में बताई गई है। तो हमारा ये प्रयास है इस पैकेज में हम इन बच्चों को लाएं और उसको एजुकेशन की धारा में लाएं, मुख्य धारा में लाएं, उसके जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसको मुहैया कराएं और इस जो ये कलंक है, ये जो समाज पर कलंक है, देश पर कलंक है, हम सब पर कलंक है, इस कलंक से दूर हों, हटें। प्रसाद साहब, जैसे साहब ने कहा कि इस कानून के मार्फत और शिक्षण संस्थाएं खोल करके बाल श्रम की समस्या के समाधान की प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अगर समाज का रूप देखें तो क्योंकि गरीबी है इसलिए माँ बाप बच्चे से मजदूरी करवाते हैं। तो इसका दूसरा जो रूप मैं देखती हूँ यह भी है कि वास्तव में गरीबी के कारण बाल श्रम नहीं है, समझती हूँ क्योंकि बाल श्रम है इसलिए गरीबी है। इसको मैं आपको इस रूप में बताना चाहूंगी कि अगर एक बच्चे से काम कराता है तो उसे देने पड़ते हैं और उससे चाहे वो 10 घंटे या 12 घंटे तक काम करा लेगा, उसकी जगह अगर वो एक 18 साल का एडल्ट रखेगा तो उसको कम से कम 50 रुपए देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक परिवार, अगर मैक्रो लेवल पर देखें तो उस परिवार के पास में 8 बच्चे के काम करने के कारण एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी छिन जाती है और रुपए मिलते हैं 10। उसकी जगह एडल्ट अगर काम करता है तो उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करे और उसको कम से कम उन परिवारों को 50 रुपए पर हेड पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि बाल श्रम है इसलिए गरीबी की समस्या आती है। तो इस हेतु हमारा प्रशासन अगर इस तरह के बाल श्रमिक की समस्या बढ़ रही है इस प्रकार से कार्य करने की कोई योजना तैयार कर रहा है, इसकी थोड़ी जानकारी अगर है उसमें। देखिए मैडम, ये बाल श्रमिक की समस्या के संबंध में आप देखेंगे जोखिमपूर्ण उद्योगों में लगे हुए हैं, लेकिन सब बुराई होते हुए भी नितांत आवश्यकता उद्यमियों द्वारा महसूस की जाती है और वही उत्पादन करते हैं। मसलन हम लें गलीचा उद्योग को लें, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे अन्य प्रांत में हो, सब जगह देखा गया है और अच्छी तरह गहन अध्ययन भी है कि गलीचे के काम में जो आरी तारी का सिस्टम डाला जाता है, आड़े टेढ़े जो ताना बाना बुना जाता है, उसमें बच्चों के हाथों की जो उंगलियां हैं उतनी कोमल और चकदार होती हैं, तो उनका उपयोग, बालकों का उपयोग उसमें किया जाता है और हमारे देश से गलीचा उत्पादित होकर के उसको ग्रेडिंग करके निर्यात भी किया जाता है। तो एक तरफ तो हमारे देश में औद्योगिक नीति के अनुसार जो निर्यात किया जाता है उसमें कुछ ऐसे उत्पादन, ये वाली बात तो सही है कि उनके द्वारा उत्पादन करने में क्योंकि उनकी उंगलियां थोड़ी लचकदार होती हैं तो अच्छा रहता है, परंतु यदि हम प्रतियोगिता की दृष्टि से देखें तो जिन देशों में मशीनों के द्वारा इन कारपेट में काम चलता है उन कारपेट हमसे बेहतर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज उनकी पहुंच हमसे बहुत आगे है। उस क्षेत्र में तो हमें औद्योगिक नीति के आधार पर चलना होगा, उसमें औद्योगिकरण में नई तकनीकी लाने का प्रयास सदैव सरकार का रहता है। इन प्रयोगों के लिए सरकार के सामने एक तो प्लान फंड्स का और नई योजनाओं के तकनीकी ज्ञान और तकनीकी उपकरण लाने के लिए दूसरे विदेशों से भी कल बिठाना पड़ता है, तब संभव हो पाता है। इस दिशा में ही सरकार इस समस्या को ध्यान में रखकर इसको नियोजन में प्राथमिकता देने से क्या इसका समाधान संभव नहीं है? इसको हमने अब तक योजनाएं बनाई, हमने ये कहा कि ग्राम का विकास हो, कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, हमने प्रायोरिटी पर उन उद्देश्यों को रखा। क्या बाल श्रम की समस्या को हम प्रायोरिटी पर रख करके उसके साथ गरीबी की समस्या, शिक्षा की समस्या, इन सब को नहीं हल कर सकते? निश्चित रूप से जब कोई समस्या समाज के सामने उपस्थित होती है तो सरकार का और समाज का ये दायित्व बन जाता है कि जो निर्णय दिया गया है हमारे लिए सर्वोपरि है और बाल श्रमिकों के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। इसलिए राज्य सरकार की ये पहल होगी कि इस दिशा में वो अपनी कार्य योजना प्राथमिकता से बनाए, प्लान में इस चीज को डालें और आगे इसको क्रियान्वित करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं भी इसमें सहमत हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है आज की तारीख में जो कि बच्चों के द्वारा ही किया जाए।
आज जापान को देखें, बहुत छोटे छोटी इतनी मशीनरी उन्होंने डेवलप की है, बच्चों से तो नहीं थी, उन्होंने दिल को इतना ऐसा बनाया, अपनी आंखों को इतना सक्षम बनाया है। अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि उन्होंने नॉनवेज से शाकाहारी पे आए। उन्होंने देखा कि हरी सब्जी खाने से आंखें ठीक रहती हैं और हम आंखों से ज्यादा देख सकते हैं। तो शायद हमारी क्षमताएं कम हो गई। हमको बच्चों की जरूरत नहीं है कि बच्चों को काम करना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम स्वयं नहीं कर सकें या मशीन से नहीं करा सकें। तो ये सहारा तो नहीं दिया जा सकता, और बच्चों को ये बाल श्रम तो ये कलंक है, हमें इसको मिटाना है, इसको हटाना है। जैसे कि अभी बात चली कि हम बच्चों को श्रम से हटा करके उनको कहीं ना कहीं हमें, चाहे हम उन्हें शिक्षा की तरफ लाएं या उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लाएं, उसके जो व्यावसायिक संगठन हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका किस रूप में योगदान हो सकता है? देख माया जी, व्यवसायी संगठन का सवाल है। व्यवसायी हमेशा ये चाहे, सरकार को हमेशा सहयोग देता है, आयकर के रूप में, सेटल के रूप में वो हमेशा सरकार का सहयोग देता है, लेकिन सरकार व्यवसाय से सहयोग लेती है। तो मैं आशा करता हूँ कि व्यवसाय संगठन सभी प्रकार के, मैं रेडीमेड गारमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता हूँ और भी बहुत से व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। व्यवसायी संगठन हमेशा ये चाहते हैं कि सरकार जो भी कानून बनाए उसमें समाज की तरफ से भी और व्यवसायी संगठनों से भी उनसे राय ली, लेकिन देखा यह गया है कि सरकार, क्या राज्य सरकार व केंद्र सरकार इस प्रकार की कोई राय लेने की भावना नहीं रखती। और उसी कारण है कि ये जो बात समस्या है, इसको व्यवसायिक संगठन अगर अपने सुझाव अच्छे दें और सामाजिक संगठन ने किस प्रकार के सुझाव हो सकते हैं, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे कि बच्चे श्रमिक क्यों कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे गरीबी भी एक महत्वपूर्ण है। गरीबी के कारण ही वो काम करते हैं। जब उनके माता पिता उनको खाना नहीं खिला सकते, तो खाली कानून से वो संभव नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे उस परिवार के दूसरे सदस्य को, अगर मान लीजिए बाल श्रमिक को हटा दिया, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो दूसरी दिशा में भी जा सकता है। उससे उस परिवार के दूसरे किसी को नौकरी दी जाए, सरकार उसके लिए कुछ कोशिश करे, और बच्चा जो कि श्रम करना पड़ा है उसको एजुकेशन के लिए। सरकार की तरफ न देख करके, सरकार के पास में वित्तीय साधन बहुत सीमित है, जैसा कि अभी बात सामने आई। उस स्थिति में हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, जिनके पास में पर्याप्त पूंजी है, वे उस पूंजी से मंदिर बनाते हैं, अनाथालय बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, पार्क बनाते हैं। तो क्या इन बच्चों के प्रशिक्षण कार्य के लिए स्कूल खोलना, प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, उनके खान पान की व्यवस्था करना, यदि सरकार से आप इस तरह की कोई बात की मांग करते हैं कि इस प्रकार के कार्यों में अगर आप पूंजी लगाते हैं तो उसमें कुछ राहत, जैसे कि कर राहत या इस प्रकार की कोई राहत मिले, तो शायद मेरे ख्याल से आपका जो सुझाव है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, ठीक बात आप कह रहे हैं कि व्यवसायी हमेशा चाहता है कि हमारी जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हो, उसमें की समस्या ही है। तो व्यवसायी पैसा तो दे सकता है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है कि उसको परेशानियों का सामना करना पड़े। जैसे वही भी चाहता है कि मैं कोई पैसा दे रहा हूँ तो इनकम टैक्स से उसको रिलीफ मिले, सरकार का सहयोग आयकर से उसको बिल्कुल मुक्ति मिले। जो पैसा वो दे रहा है वो 100% आयकर से मुक्त हो। इसके अलावा भी सरकार से और सुविधाएं भी वो चाहता है कि जो पैसा जब किसी चीज में लगाया जाएगा तो नेचुरली बात है व्यवसाय उसका रिटर्न भी चाहेगा, जरूर चाहेगा। ये व्यवसायी है, ये अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको ये ऑफर दे रहे हैं कि यदि आप इस प्रकार की बाल श्रम की समस्या के समाधान में कोई योजना लाते हैं तो वित्तीय सहायता देने के लिए लोग आपके साथ हैं। कम से कम जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे स्टेट के पास लिमिटेड हैं, उसमें कुछ हद तक तो इनका योगदान आपके साथ में आएगा ही। सरकार को चाहिए कि संस्थाओं और व्यापारी वर्ग के द्वारा इस बाल श्रमिकों की समस्या के संबंध में मैं समझता हूँ अच्छी पहल की जा सकती है। जहाँ तक बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई कार्य या योजना या हाथ में लेना चाहें तो ऐसे कानूनों में प्रावधान है कि मानव के हित के लिए कोई अगर कार्य किए जाते हैं तो कानूनों में इस प्रकार का प्रावधान रखा जा सकता है जिससे व्यापक हित की कोई बात हो तो उसमें निश्चय ही सरकार इसमें सोच सकती है। ऐसी कोई दुविधा वाली बात इसमें नहीं। इसमें तो समाज को आगे आना पड़ेगा, वर्गों को आगे आना पड़ेगा। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इस उन्मूलन नहीं कर सकती जब तक सारे संगठन, समाज हो, समाज का प्रत्येक वर्ग आगे आवे और इस समस्या को तभी ये दूर हो सकती है।
नहीं, खन्ना साहब, व्यवसायिक वो वाली बात समाज तो का सही ही रंग है है। कि जैसा कि वित्तीय संसाधनों की जो सीमित है वहां पर ये व्यवसायी वर्ग सामने ऑफर करता है तो उसमें उसका योगदान होता है। यहाँ पर इस बाल श्रम की समस्या को अगर प्राइमरी एजुकेशन के साथ में, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के साथ में जोड़ा जाए तो किस हद तक इसका समाधान संभव है? आज की तारीख में हमारे यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री है, उस पर कोई पैसा नहीं आता, लेकिन कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी का मतलब अगर हम सिर्फ ये कह रहे कि इसको कंपल्सरी कर दिया है तो शायद सिर्फ कानून बनाने के हम और नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके माँ बाप के लिए कोई प्रतिबंध लगाया जाए कि हाँ यार, कोई माँ बाप अगर बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, आर्थिक या किसी तरह का दंड दिया जाएगा, तब तो कुछ शायद हम इसमें नहीं, दंड के साथ में उसके परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था भी अगर हो और उस पुनर्वास योजना में हमारे अगर व्यवसायी व्यक्तियों को साथ में लिया जाए तो इस समस्या का समाधान शायद बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही है कि यही प्रतिपादित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने भी कि सबसे पहले अगर वो कार्य कर रहा है उसके किसी गार्जियन को नौकरी दी जाए या फिर उसका खर्चा कम से कम वो 25,000 रुपए का फंड जो करा के करा जाए, तभी संभव है। तो ये जो बाल श्रम की समस्या है ये केवल एक परिवार की या केवल समाज की या एक राष्ट्र की या सरकार के कानून बना देने से हल होने वाली समस्या नहीं है। इस सामाजिक समस्या में समाज के सभी वर्ग, चाहे वो शिक्षाविद हों या कानून वेत्ता हों, कानून निर्माता हों, प्रशासक हों या स्वयं, उन सबको एकजुट होकर के एक पैकेज के रूप में जब तक यहाँ कार्य नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। हमें उन बालकों को केवल शिक्षा ही नहीं, उनको व्यावसायिक रूप से तैयार करना है, उनके परिवारों को उस